हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के पास ये पीडीएफ भेज रखी है जिसमें आपके 10th क्लास के ब्यूटी एंड वेलनेस के यूनिट 1 के नोट्स हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, बेसिक स्किन केयर सर्विस, ये है यूनिट का नाम। यानी इसके बारे में हम स्किन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पहला जो लेसन है उसमें है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। फिजियोलॉजी क्या होती है? शरीर क्रिया विज्ञान, यानी शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। एनाटॉमी में क्या आता है? शरीर की बनावट कैसी हुई है, उसका दूसरे अंगों के साथ क्या संबंध है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये जो ऊपर है ये तो आप ये देख रहे हो कि इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक कि आप इस यूनिट में क्या क्या सीखेंगे। फिर यहाँ से आपका सेशन 1 स्टार्ट होता है जिसमें लिखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, यानी शरीर रचना विज्ञान और त्वचा के शरीर क्रिया विज्ञान, यानी हमारे शरीर की रचना कैसी है और जो हमारी शरीर है उसकी क्रिया कैसे होती है, उसमें क्रियाएं कैसे होती हैं अंदर ही अंदर। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि त्वचा क्या है। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को त्वचा की बुनियादी शारीरिक रचना और फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए ताकि प्रभावी त्वचा देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सके। त्वचा शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। हमारी त्वचा क्या काम करती है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्या काम होता है इसमें, क्योंकि हम ब्यूटी थेरेपिस्ट स्किन पे ही तो काम करते हैं। अगर हमें स्किन की रचना कैसी हुई है ये पता चल जाए और उसका काम क्या क्या है, जैसे जिसमें है फिजियोलॉजी, काम क्या करती है वो, तो ये सब हमें पता चल जाए तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी एक मानव शरीर की संरचना और एक दूसरे के साथ शरीर के अंगों के संबंध का वर्णन है। मानव शरीर की रचना कैसे हुई है और दूसरे अंगों के साथ उसका क्या संबंध है, एनाटॉमी में ये बताया गया है। फिर है शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी शरीर के अंगों और पूरे शरीर के कार्य का अध्ययन। फिजियोलॉजी में क्या है? कार्य बताए गए हैं, क्रिया, शरीर में क्रिया कैसे होती है, और इसमें इसकी रचना। एनाटॉमी में क्या बताया गया है कि रचना कैसे हुई है और इसमें उसके काम क्या है, क्रिया कैसे करता है। तो सबसे पहले तो बताया गया है त्वचा की परत। परत मतलब लेयर, एक के ऊपर दूसरी जैसे एक लेयर बनी हुई है। तो त्वचा की मुख्य रूप से ऊपर से नीचे तक त्वचा की 3 परतें होती हैं। मुख्य रूप से कितनी परतें होती हैं? 3, जिसके नाम क्या क्या हैं? त्वचा की 3 परतें होती हैं। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस और तीसरी का नाम है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर हैं। ये लेयर यहाँ दिखाई गई हैं। ये वाली सबसे ऊपर वाली है एपिडर्मिस, फिर है डर्मिस, फिर है हाइपोडर्मिस और यहाँ पे है मसल्स। मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया गया है पोर्स। पोर्स जिसमें से पसीना निकलता है, हमारी स्किन के बाहर होता है। स्किन के ऊपर ये रोम छिद्र। एक आपने ये नाम भी सुना होगा, स्पेशियस ग्लैंड। स्पेशियस ग्लैंड क्या होती है? पसीना ग्रंथि, नहीं, तेलीय ग्रंथि होती है, ठीक है। एक होती है स्वीट ग्लैंड। फिर है ये हेयर फॉलिकल, भाई बाल कहाँ उगता है, बस ये सभी हैं। तो इसमें क्या है, आपकी 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर क्या हुआ डर्मिस, फिर होता है हाइपोडर्मिस। समझ गए? तो आपको क्या कैसे ध्यान रखना है, त्वचा के मुख्य रूप से 3 परत या 3 लेयर होती हैं, जिसमें से पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस, तीसरी है हाइपोडर्मिस। अब आते हैं आप एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी परत या उपकला परत है। यह एक
शारीरिक बाधा के रूप में कार्य करता है जो शरीर में पानी के नुकसान को रोकता है। एपिडर्मिस का क्या काम है? ये एक तो ये है कि ये सबसे बाह्य परत होती है, दूसरा ये पानी के नुकसान को रोकता है और शरीर में पदार्थों और जीवों के प्रवेश को रोकता है। जैसे कि हमारा शरीर अंदर से काफ़ी अंगों से बना हुआ है, अगर ऊपर स्किन ना हो तो कीटाणु सीधा उस पर जाएंगे और उससे हमें बहुत सारे रोग लग जाएंगे। इसलिए जो स्किन है ये हमारी बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी करती है हमारे सभी अंगों की, और हमें सुंदरता भी प्रदान करती है। इससे हमारे शरीर को एक सुंदर आकार मिलता है। शरीर की सजावट के अनुसार इसकी मोटाई बदलती रहती है। स्किन की मोटाई है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी आँखों की पलकें हैं, पलकों पे क्या होता है, आँखों के ऊपर बिल्कुल पतली स्किन होती है, और सबसे ज़्यादा मोटी स्किन कहाँ होती है? हमारी एड़ियों पर, और सबसे पतली जैसे कि आँखों पर। तो एपिडर्मिस में एक स्तरीय स्क्वैमैक्स एपिथेलियम होता है। इसका मतलब है कि इसमें चपटी कोशिकाओं की परत होती है। एपिडर्मिस में क्या होता है? चपटी कोशिकाओं की परत होती है। तो जैसे हम ब्यूटिशियन हैं तो हमारा काम क्या है? त्वचा, बाल और नाखून का काम होता है। या तो हम त्वचा पे कार्य करते हैं, या बालों पे, या फिर नाखूनों पे। तो इन तीनों में ही क्या होता है? केराटाइनाइज्ड होता है, जिसका अर्थ है कि उसके पास प्रोटीन की मृत और कठोर अभेद्य सतह होती है। किस चीज़ की सतह होती है? प्रोटीन की सतह होती है। ये किस में पाई जाती है? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस कौन सी है? सबसे बाहरी परत होती है जो हमें दिखाई देती है, और ये क्या होती है? एक कठोर परत होती है। ठीक है। फिर है श्लेष्म झिल्ली। ये होती है गैर कैरेटीन युक्त और नम, यानी ऊपर वाले में तो कैराटीन होता है, लेकिन श्लेष्म झिल्ली में क्या होती है? कैराटीन नहीं होता है। कैराटीन किस किस में होता है? त्वचा में होता है, बालों में होता है, और नाखूनों में होता है। त्वचा, बाल और नाखून, इन सभी में क्या होता है? कैराटीन होता है। और श्लेष्म झिल्ली होती है, उसमें क्या होता है? उसमें कैराटीन नहीं होता है और वो नम होती है। फिर एपिडर्मिस के 3 मुख्य प्रकार, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने बताया है कि स्किन 3 टाइप की होती है। यहाँ पे बताया है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब हमने थोड़ा सा एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि ये एक तो सबसे ऊपरी लेयर होती है, और इसमें केराटाइनाइज्ड होता है जो प्रोटीन से बना होता है, और ये प्रोटीन की मृत और कठोर अभेद्य सतह होती है। क्या होती है? ये कठोर होती है, मृत होती है, प्रोटीन से बनी होती है। फिर अब एपिडर्मिस के अंदर मुख्य कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं एपिडर्मिस में? एपिडर्मिस क्या है? एक परत है। इस परत में त्वचा की 3 परत बना दी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब एक परत में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो बता रहे हैं आपको। तो जिसमें बता दिया इन्होंने केराटिनोसाइटस, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है त्वचा कोशिकाएं। अब जैसे आपके छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि केराटिनोसाइटस क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो हम त्वचा कोशिकाएं बोल सकते हैं। या फिर हमसे ये पूछा जा सकता है कि 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं एपिडर्मिस की 3 मुख्य कोशिकाएं, तो उनमें आप इन तीनों का नाम लिखोगे, जिसमें है केराटिनोसाइटस, मेलेनोसाइटस और लैंगरहंस। फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ लिया जाए कि लैंगरहंस कोशिकाएं हैं, ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो आप कह सकते हो कि ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो आप उनको लिखोगे कि लैंगरहंस। वैसे ही है मेलेनोसाइट, वर्णक उत्पादक कोशिकाएं। वर्णक उत्पादक का मतलब क्या है? कि ये रंग प्रदान करती है। वर्णक मतलब होता है रंग प्रदान करना। तो 3 प्रकार हो गए एपिडर्मिस के, 3 मुख्य प्रकार हो गए। पहला तो हो गया केराटिनोसाइटस, दूसरा है मेलेनोसाइटस, और तीसरा है लैंगरहंस कोशिकाएं। ठीक है। ये तीनों क्या है? कोशिकाएं। किसकी हैं? एपिडर्मिस की। वैसे तो 5 होती है इसमें, लेकिन मुख्य 3 होती हैं, उन तीनों का
बताया गया है। अब मेलेनोसाइट और लैंगरहैंस के बीच अंतर बताने के लिए अक्सर विशेष चिन्ह की आवश्यकता होती है। जैसे ये मिलती जुलती सी लगती है मेलेनोसाइट और लैंगरहैंस, तो इसमें बड़ा अच्छे तरीके से बताया गया है। पहले तो देखो आपको 3 परतें दिखाई गई थी यहाँ पे, 1 2 और 3 परतें, और इसके नीचे ये मसल्स हैं। तो अब इसी ये जो सबसे ऊपर वाली परत है जो हमें दिखाई देती है एपिडर्मिस, इसी को थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है, जिसके अंदर 3 तो मुख्य बता दी मैंने, ये है पूरी एपिडर्मिस, इसमें डिटेल से दिखाया गया है। देखो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है ये डेड केराटिनोसाइट, ये डेड स्किन सेल्स होते हैं। फिर इसमें ये बताया गया है, ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये क्या होता है, लैंगरहैंस। और सबसे नीचे है ये बेसल लैमिना है, इसमें क्या पाया जाता है, हाँ एक ये जो चॉकलेट कलर का आपको दिख रहा है ये कौन सी है, मेलेनोसाइट। तो ऊपर आपके 3 थी ना, मेलेनोसाइट, लैंगरहैंस और केराटिनोसाइट। तो केराटिनोसाइट तो सबसे ऊपर ये वाली होगी केराटिनोसाइट। फिर उसके बाद लैंगरहैंस, ये जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है ये क्या है, लैंगरहैंस है। और फिर ये जो चॉकलेट कलर की दिख रही है ये क्या है, मेलेनोसाइट। तीनों मुख्य 3 हैं, वो तीनों मिल गई ना आपको, एक पर्पल कलर के, एक चॉकलेट कलर के, और एक ये सबसे ऊपर केराटिनोसाइट। अब उसके बाद मर्केल सेल, हाँ ये देखो मर्केल सेल एक चौथा कम दिखाई देने वाला एपिडर्मल सेल है, ये भी एपिडर्मल का एक सेल है, ये है मर्कल सेल, ये यहाँ पे है, ये मर्कल सेल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, समझ आया। एपिडर्मिस की 3 मुख्य कोशिकाएं होती हैं, जिसमें पहला है केराटिनोसाइट ये वाली, फिर है उसके बाद लैंगरहैंस सेल्स ये जो पर्पल कलर में दिखाई दे रही है, और फिर एक ये है चॉकलेट कलर में जो आपको दिखाई दे रही है मेलेनोसाइट, और फिर एक होता है मार्केट सेल्स, ये सबसे नीचे होता है। फिर भैया आपको ये बताया गया यहाँ पे, तो देखो परत के नाम है इस साइड, तो और इधर के क्या नाम है, सेल मतलब कोशिकाओं के प्रकार है, ये तो कोशिकाएं और ये परत। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटम कार्नियम यह कठोर परत होती है, सिर्फ ये याद रखने की ये कठोर परत होती है, स्ट्रेटम कार्नियम कठोर परत होती है। फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम का मतलब क्या होता है, दानेदार। आप इसको बस इतना याद रखो, कार्नियम स्ट्रेटम कार्नियम है, ये क्या होता है, कठोर परत होती है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम मतलब ये एक दानेदार परत होती है। स्ट्रेटम स्पेनुलोसम या इसका दूसरा नाम है प्रिकेल शेल। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, स्ट्रेटम स्पेनुलोसम है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिकेल सेल्स। बस ये रहने दो, क्या बस इसमें इतना कर लो कि ये चपटी सेल होती है। इसका तो आपने कर लिया कि ये कठोर परत होती है, ये दानेदार होती है, और इसका कह दो कि ये चपटी होती है। फिर है स्ट्रेटम बेसल परत। बेसल परत में क्या आता है, स्तंभाकार लंबा पुनर्योजी कोशिकाएं। जैसा कि बेसल सेल विभाजित होता है, एक कोशिका ऊपर की ओर फिर से भरने के लिए ऊपर की ओर पलायन करती हैं। इसमें दूसरा नाम इसको रख दो स्ट्रेटम बेसल का बेसल परत। ये तो बेसल परत होगी, ये चपटी परत होगी, फिर ये दानेदार परत होगी, और ये कठोर परत होगी। ठीक है, ये परत के नाम हैं, और इसमें कौन कौन से सेल्स हैं ये बताया गया है। इसमें बस आप इतना कर लो, इनके नाम करो, और ये जो ब्रैकेट में नाम है आप ये वाले याद कर लो, काफ़ी है। केराटिन कोशिकाएं, केराटिन कोशिकाएं कौन सी होती हैं, केराटिनोसाइट अधिक परिपक्व या विभेदित हो जाती हैं और केराटिन को जमा करती हैं।
क्योंकि वे बाहर की ओर बढ़ते हैं वे अंततः गिर जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं रूटीन में कि डेड स्किन को हटाने के लिए हम स्क्रब वगैरह यूज़ करते हैं। ये डेड स्किन कहाँ होती है? ये ऊपरी सेल में ही होती है, ठीक है, केराटिन की। एपिडर्मिस के तुरंत नीचे निम्न तल की झिल्ली है, एक विशेष संरचना जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच स्थित है। एपिडर्मिस सबसे ऊपरी लेयर, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपरी और डर्मिस, इन दोनों के बीच में क्या होता है? निम्न तल की झिल्ली होती है। इसमें विभिन्न प्रोटीन संरचनाएं होती हैं जो केराटिनोसाइट की बेसल परत को निम्नतल की झिल्ली और निम्नतल की झिल्ली को अंतर्निहित डर्मिस से जोड़ती है। निम्नतल की झिल्ली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एपिडर्मिस आधारभूत डर्मिस से कसकर चिपक जाता है। मतलब निम्न तल जो झिल्ली है उसका काम है एपिडर्मिस को डर्मिस से जोड़ना। देखो इसमें ये लिख रखा है कसकर चिपक जाता है, यह सुनिश्चित करना है कि भी उससे इस निम्नतल की झिल्ली है, इससे क्या पता चलता है कि एपिडर्मिस डर्मिस से कितनी चिपकी हुई है। एपिडर्मिस कई विभिन्न उपभागों को जन्म देती है जिन्हें एडेक्सल संरचनाएं एडनेक्स से कहा जाता है। बाल और नाखून दोनों उदाहरण हैं, अर्थात वे एपिडर्मिस के प्रत्यक्ष विस्तार द्वारा गठित विशेष संरचनाएं हैं। बालों के रोम सीबेशियस तेल ग्रंथि और एरेक्टर पिली चिकनी पेशी से जुड़े होते हैं। यह मांसपेशियां ठंड के जवाब में त्वचा पर दिखने वाले गूज बम्स के लिए जिम्मेदार है। गूज बम्स क्या होता है? जैसे कि ठंड की वजह से या किसी और वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जो रोंगटे खड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गूज बम्स। तो ये किसकी वजह से होते हैं? एरेक्टर पिली मसल्स एरेक्टर पिली चिकनी पेशी होती है। एरेक्टर, ये रहा देखो, एरेक्टर पिली चिकनी पेशी होती है, ठीक है। इसका काम क्या है? ये गूज बम्स देती है, यानी ये रोंगटे खड़े कर देती है। फिर दूसरा है कि यहाँ पे है सीबेशियस ग्लैंड, तेल ग्रंथि। तेल ग्रंथि क्या होता है? ये हमारी स्किन में तेल का स्रावन करती है। तो आपने यहाँ पे दो ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, एक तो सीबेशियस ग्रंथि और एक होता है एरेक्टर पिली। एरेक्टर पिली का मतलब क्या होता है कि ये गूज बम्स देती है, ये हमारे रोंगटों को खड़ा करने का काम करती है। सीबेशियस ग्रंथि ये क्या होती है? तेल ग्रंथि होती है। अब है एपिडर्मिस भी एक्रीन पसीने ग्रंथि को जन्म देती है। इसमें क्या क्या हो गया? एक तो गूज बम्स देना, एक तेल का स्रावन होना और तीसरा क्या हो गया? पसीना ग्रंथि। ये रहा, जैसे ये क्या होता है? पसीना ग्रंथि को जन्म देती है। डर्मिस के भीतर गहरी नलिकाओं की एक उलझन जो त्वचा की सतह पर समाप्त होने वाली पानी में नमकीन घोल का स्राव करती हैं। जैसे कि हमारा जो पसीना है उसमें नमक होता है, तो ये वो उस पसीने का स्राव भी कहाँ से होता है? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में क्या होता है? एक तो तेल का स्राव होता है जिसे सीबेशियस ग्रंथि कहते हैं, एक एरेक्टर पिली, इसका काम क्या है? रोंगटों को खड़ा करना, और तीसरा क्या है? पसीना ग्रंथि, ठीक है। पसीने में क्या निकलता है? एक नमकीन घोल निकलता है। ये पसीना कहाँ से निकलता है? बगल में, जैसे हमारा पसीना होता है, बगल और कमर में बड़ी एपोक्राइन पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में एडनेक्सल और हेयर फॉलिकल संरचनाओं के अलग अलग अनुपात मौजूद होते हैं। जैसे कि ये जो पसीना ग्रंथि, कहीं से तो हमारे शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और कहीं से कम निकलता है, तो ये इसी वजह से होता है। तो कहीं तो ये ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं और कहीं कम होती है। उदाहरण के लिए ऐसे ही बाल हैं, पसीना भी
और बाल भी, जैसे खोपड़ी पर घने बाल और हथेलियों पर कोई बाल नहीं। हथेली पर कोई बाल नहीं होता और खोपड़ी पर बहुत सारे बाल होते हैं। अन्य जगहों की तुलना में बगल, हथेली और तलवों से तेज पसीना निकलता है। हमारे तलवों पे, हम पैर के तलवों पर पसीना ज़्यादा आता है, हमारी बगल में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हथेलियों में पसीना आता है। और बाल कहाँ ज़्यादा होते हैं, जैसे खोपड़ी में बाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अंडर आर्म्स में ज़्यादा बाल होते हैं, वैसे पूरी बॉडी पे बाल होते हैं, वो महीन और पतले और छोटे आकार के होते हैं। लेकिन जो सिर के बाल होते हैं वो ज़्यादा मोटे और घने होते हैं। अब बताया गया है मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट क्या है? मिलेनोसाइट एपिडर्मिस की बेसल परत में पाए जाते हैं। बेसल परत होता है नीचे की परत, यानी जहाँ एपिडर्मिस से डर्मिस शुरू होने वाली होती है वहाँ पे मेलेनोसाइट एपिडर्मिस की बेसल परत में पाई जाती है। ये कोशिकाएं मेलेनिन नामक एक वर्णक का उत्पादन करती है। मेलेनोसाइट का मतलब आपको पहले भी बताया था। मेलेनोसाइट कौन सी होती है? जो वर्णक मतलब जो रंग प्रदान करती हैं। ये दे रखा, इसका ऊपर थोड़ा सा 3 नाम दे रखे थे ना सीधा इकट्ठा, इनको बार बार याद रखो। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये बातें, इन तीनों का जिक्र है ना, बार बार आएगा। एक तो हो गया केराटिनोसाइट, एक होता है मेलेनोसाइट, एक होता है लैंगरहैंस। लैंगरहैंस क्या काम करते हैं? प्रतिरक्षा। मेलेनोसाइट वर्णक का काम करते हैं। केराटिनोसाइट क्या होते हैं? त्वचा कोशिकाएं होती हैं। तो हमने केराटिनोसाइट के बारे में पढ़ लिया। इसमें हमने क्या पढ़ा है? एक तो इसमें निम्नतम झिल्ली के बारे में पढ़ा है, ठीक है। निम्नतम झिल्ली का क्या काम होता है? एपिडर्मिस को डर्मिस से जोड़ता है।